हैप्पी होली दोस्तों। 14 मार्च पहला वीडियो आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे वीडियो है अपना। इसमें डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले के 3 चैप्टर, सर्कुलर फ्लो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ध्यान ही रखेंगे कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इन चैप्टर्स का वो मैं आपको 16 या 17 को कवर कराऊंगा लाइव आके। क्लियर है? ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बस होगा इस वीडियो में कवर। तो पहले के 3 चैप्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब होता है कि ये जो इनकम का जो फ्लो है ये अनएंडिंग प्रोसेस है। ये अनएंडिंग प्रोसेस है मतलब कि भैया सबसे पहले फेज में ये जो जनरेशन ऑफ इनकम जो फेज है, इस फेज में हाउसहोल्ड अपनी सर्विसेज किसको देते हैं? फर्म को देते हैं, जिसकी हेल्प से फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। दूसरे फेज में क्या होता है? ये जो सर्विसेज दी गई है उनको उसके एवज में क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। कौन किसको देगा? फर्म देगा दोस्तों हाउसहोल्ड को, और उसी हाउसहोल्ड उसी फैक्टर इनकम में से खर्च कर देगा, डिस्पोज खर्च कर देगा किसके ऊपर? स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसने बनाया है? फर्म ने। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या लिखा है? इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर वही क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और फाइनली जो लोग कमाए हैं दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फर्म के ऊपर क्या कर देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देते हैं। लेकिन इस सर्कुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस लिए। दैट इज ये जो फ्लो ऑफ इनकम है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रहे, फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रहे, इसके लिए हमको अजम्पशन लेना पड़ता है। सबसे पहला अजम्पशन क्या है दोस्तों? 2 सेक्टर रहेगा। कौन कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड और फर्म। मतलब कौन से सेक्टर नहीं रहेंगे? गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहेंगे। यहां तक चलते हैं। दूसरा, हाउस होल्ड जो भी फैक्टर सर्विसेज है वो सिर्फ किसको देगा? फर्म को देगा, ना तो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है, ना तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी को नहीं, सिर्फ किसको देगा? फर्म को। और फर्म भी पूरी सर्विसेज सिर्फ किससे हायर करेगा दोस्तों? हाउस होल्ड से। इसका मतलब ना तो गवर्नमेंट है ना तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसी के कारण थर्ड देखो, जो भी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी वो पूरा सेल किसको कर देगी? एंटायर आउटपुट सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को। ना तो फर्म गवर्नमेंट को बेचने वाली है, ना तो फर्म एक्सपोर्ट करने वाली है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम जो लोग हैं हाउस होल्ड, वो हमको जो इनकम मिली है वो पूरा एंटायर अमाउंट किस पे खर्च कर देंगे? हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब ध्यान से समझो, ना तो हम गवर्नमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ना तो हम बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। पूरा पैसा किस पे खर्च हो रहा है दोस्तों? फर्म पे खर्च हो रहा है। और लास्ट है, इसीलिए पूरा पैसा खर्च होने के कारण अगर हमें पूरा पैसा खर्च करना है तो इसके लिए हमको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि हाउस होल्ड ना तो सेव करने वाले जो उनको मिला था, और ना फर्म अपने प्रॉफिट में से क्या करने वाली है? सेव। स्टॉक एंड फ्लो दो कंसेप्ट है दोस्तों। स्टॉक जो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ऐसा कोई भी वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है वो स्टॉक वेरिएबल होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? अब जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टार्टिंग और एंडिंग दैट इज टाइम डायमेंशन नहीं है। टाइम डायमेंशन मतलब चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो है ही नहीं, क्योंकि आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो। वेयर जो फ्लो है वो मेजर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पे स्टार्ट टू एंड है क्योंकि ये चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर क्या होगा दोस्तों? टाइम डायमेंशन। क्योंकि टाइम डायमेंशन है इसलिए ये डायनेमिक कंसेप्ट है, वो टाइम डायमेंशन नहीं है इसलिए ये स्टैटिक कंसेप्ट है। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है पहचानने वाला कि कौन सा स्टॉक कंसेप्ट और कौन सा फ्लो। ध्यान रखेंगे, कोई भी एक्टिविटी या प्रोसेस फ्लो होगा, और उसके अलावा जो एक्टिविटी और प्रोसेस नहीं है वो क्या हो जाएगा? स्टॉक। कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन तो फ्लो हो गया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो हो गया। प्रॉफिट फ्लो, लॉस फ्लो, मान के चलो प्रोडक्शन और स्टॉक, तो स्टॉक हो गया, जो गोडाउन में रखा है वो स्टॉक हो गया, और प्रोडक्शन एक एक्टिविटी हो गई तो वो जाएगा फ्लो। 2 टाइप के फ्लो होते हैं दोस्तों, रियल फ्लो और मनी फ्लो। जो रियल फ्लो होता है ना, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वेरे जो मनी फ्लो है उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों? मनी फ्लो का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आगे चलते हैं। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यहां तक चले। अब देखो क्या लिखा है। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। इसका मतलब ये हो गया, यहां पे है दोस्तों,
टेंशन नहीं लेना, मुझे लगा कि मैंने वाला पीडीएफ लिया ही नहीं। ओके, वापस चलते हैं। तो रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो सर ट्रांजेक्शन होते कैसे? देखो, पहले के जमाने में बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, जिसमें सेल और परचेस दोनों ही किसके एक्सचेंज में होते थे? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में। मतलब उस समय क्योंकि मनी का इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था, मनी उस समय आया ही नहीं था। तो देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना। There is only exchange of goods and services between two sector without involvement of any, क्या लिखा है? money. Real flow determines the magnitude of growth process in economy. देखो, जितना ज्यादा रियल फ्लो होगा, जितना ज्यादा रियल फ्लो होगा, उतना ज्यादा क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी? गुड्स एंड सर्विसेज की। और जितनी ज्यादा क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है दोस्तों? रियल जीडीपी। रियल नहीं ना, रियल जीडीपी। अब आगे चलते हैं। लेकिन जब आप रियल फ्लो में होते हो, जब आप रियल फ्लो में ट्रांजैक्शन करते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का दिक्कत, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू का दिक्कत, वो अपन मनी में बैंकिंग में पढ़ेंगे। मनी फ्लो, मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। अब यहां पे क्या होता है मनी फ्लो में? यहां पे फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में जो फैक्टर इनकम मिलता है हाउस होल्ड को, वो पूरा पैसा खर्च करता है। तो मतलब दोनों ही, मतलब हाउस होल्ड से और फर्म के बीच अगर देखेंगे तो हाउस होल्ड इन पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है और फर्म इनको फैक्टर पेमेंट कर रही है। आपको नहीं लगता दोनों ही पार्ट में किसका इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों? मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो क्या लिखा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। क्यों नॉमिनल फ्लो? बस यहां पर एक नॉमिनल वैल्यू का फ्लो हो रहा है। देखो एग्जांपल के लिए, अगर मैं लैपटॉप लेता हूं तो मैंने 40,000 दे दिया, तो लैपटॉप खरीदने के लिए मैंने 40 बोरी गेहूं तो नहीं दिए ना। तो नॉमिनल फ्लो का, दैट इज मनी का आदान प्रदान है। यहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और नो सच डिफिकल्टी, बार्टर सिस्टम वाली डिफिकल्टी नहीं होगी। चैप्टर 1 में खासा कुछ था नहीं। चैप्टर 2 चलते हैं दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो होती है जो कौन रिसीव करता है दोस्तों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किस चीज के लिए? जो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। तो किसको मिल रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। किस लिए मिल रहा है? फैक्टर सर्विसेज के लिए। किसको दे रहे हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्म को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? फर्म को दे रहे हैं। तो फर्म क्या करती है? उनको उनके एवज में उनको उनकी इनकम प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विसेज देने से आपको फैक्टर इनकम मिलेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इसकी अगर आप सर्विस दोगे तो आपको उसके एवज में क्या मिलेगा दोस्तों? फैक्टर इनकम। यहां तक चले। अब ध्यान से सुनना अगली लाइन। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो मतलब हमारे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के अगर डिफरेंस में सबसे बड़ी, अगर आपको पता करना हो ना कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम अपन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इसमें एक बात ध्यान रखो कि फैक्टर इनकम सिर्फ नेशनल इनकम में जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए मिली है। मतलब मैंने कुछ काम किया इसलिए मिला, इसलिए इसको बायलेटरल भी बोलते हैं, दो तरफा एफर्ट्स भी बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम ऐसा है कि आपको इनकम तो मिला लेकिन रिसीव हुआ विदाउट, आपने कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न नहीं दी है। मतलब ये वन साइडेड कंसेप्ट हो गया। जब ये वन साइडेड कंसेप्ट है तो इसको ट्रांजैक्शन नहीं माना जा सकता, मतलब टू वे ट्रांजैक्शन नहीं माना जा सकता। तो इसमें दिक्कत यह है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें क्या लिखा है? नेशनल इनकम में इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी टाइप के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्टिव एक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर रहा, फ्री में मिला है। अब आगे चलते हैं। टैक्सेस रिसीव बाय, ये मैं इसलिए लिया हूं जानबूझ के एक लाइन, taxes received by government are the transfer income of government as they are received without providing any productive service in return। जैसे ही गवर्नमेंट को पैसा, अच्छा ध्यान से समझो, अगर कुछ रिटर्न में होता तो ये जो रिसीप्ट है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट होती नहीं गवर्नमेंट के लिए। जब वो रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आ रहा है, इसका मतलब रिटर्न में तो कुछ नहीं है, ना तो ऐसे ना तो लायबिलिटी। इसीलिए जो उनको पैसा मिल रहा है वो ट्रांसफर इनकम है। Similarly, subsidies paid by government are the transfer payments of the government। याद रख चले। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंसेप्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है? देखो ध्यान से समझो। फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर, क्या लिखा है? कंजम्पशन। मैंने मोबाइल खरीदा, कंजम्पशन, ठीक है।
यहां तो समझ में आ गया। और किसी एंटरप्राइज ने लैपटॉप खरीदे अपने ऑफिस में यूज करने के लिए, तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, क्यों? बार बार यूज होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड इंक्लूड दो टाइप की चीजें, या तो गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मींट फॉर फाइनल कंजम्पशन, या फिर गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी फर्म कोई खर्च करेगी, जब भी फर्म उनकी खर्च करेगी, तो उनका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। कैपिटल क्या बढ़ेगा? कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। तो इसका मतलब फर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो, और हम जो कंज्यूम करेंगे वो, दोनों ही कौन सा गुड होगा? फाइनल गुड। लेकिन क्या हमेशा फर्म जो खरीदेगी सर, फर्म जो परचेस करेगी, क्या वो हमेशा इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं। कुछ ऐसे भी परचेस हो सकते हैं जो लंबे समय तक के लिए परचेस नहीं किए गए, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाएगा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। एक बार और बोलो, फर्म जो भी खर्चा करेगा, जरूरी नहीं ना कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहा होगा, हो सकता है यूज करने के लिए खरीद रहे हो, तो वो होता है दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स। देखते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स पे जो खर्चा है दो तरह का हो गया, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया और एक फर्म का क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे फर्म के कुछ खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होते, बल्कि यूज करने के लिए होते हैं। उन पे खर्चा जो किया जाता है वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होते हैं, वो बार बार यूज नहीं किए जा सकते। इंटरमीडिएट, या तो हम उसको रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं या फिर उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हैं। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, सेम ईयर में। तो देखो, या तो आप रीसेल के लिए खरीदोगे तो इंटरमीडिएट गुड हो गया, या फर्दर प्रोडक्शन में उसको यूज करने के लिए खरीदोगे तो भी क्या हो गया दोस्तों? इंटरमीडिएट गुड्स। अब सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। अगर वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है, मतलब वो अभी फाइनल नहीं बने, मतलब जो उसका यूजर है, जो उसको यूज करने वाला है, जो उसको कंज्यूम करने वाला है, वो उसको अभी नहीं परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस बाकी है, या तो वैल्यू एडिशन बाकी है, या कोई एक्टिविटी बाकी है, या उसमें प्रॉफिट मार्जिन लगाना बाकी, या टैक्स लगाना बाकी, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे है इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है ना, वो डिराइव डिमांड होती है। जैसे चेयर की डिमांड बढ़ेगी तभी तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? वुड की डिमांड। तो वुड की डिमांड चेयर की डिमांड पर डिराइव्ड हो गई, डिपेंड हो गई। डिराइव को एक और क्या बोल सकते हैं? डिपेंड। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। क्यों भैया? क्योंकि फाइनल यूजर जिस पर्पस के लिए उसको यूज करेगा अभी वो तैयार हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड। और ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिखा है और याद रखना है स्टार मार्क। ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ, क्या लिखा है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विस, नॉट फॉर मार्केट सेल। वो जो खरीद रहे हैं इतना सारा, वो मार्केट के लिए नहीं खरीद रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीद रहे, बल्कि किसके लिए खरीद रहे हैं? डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए खरीद रहे हैं। आगे सर आपने यहां बोला प्रोडक्शन बाउंड्री, ये मतलब कैसे डिफाइन करें सर? हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सी बाउंड्री प्रोडक्शन बाउंड्री है? फैक्ट्री के अंदर है मैं बोल लूं कि फैक्ट्री के बाहर है बोल लूं, कोई गेट है कहीं लिखा है, क्या है सर? प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन बाउंड्री प्रोडक्टिव सेक्टर का जहां ये काम हो रहा है वो एक लाइन खींचता है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के डिफरेंस के बीच में एक लाइन खींच के देता है। अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इसका मतलब उसमें वैल्यू एडिशन बाकी है, ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना बाकी, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी बाकी है, तो इसका मतलब वो विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री है। इसका ये मतलब नहीं कि फैक्ट्री के अंदर है, ऐसा मत सोचना। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब एक ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझाने के लिए कि फाइनल और इंटरमीडिएट में आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। As a goods, as long as goods remain within the production boundary, they are treated as क्या दोस्तों? Intermediate goods। और जैसे ही वो बाहर आ गए बाउंड्री से, it becomes final good। मतलब वैल्यू एडिशन हो गया, एक्टिविटीज हो गई, लेबलिंग हो गया, या फिर ब्रांडिंग वगैरह हो गया, ये सारा काम हो गया तो फाइनल गुड, दैट इज प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गए। लेकिन ये एक्टिविटी अगर नहीं हुई है तो ये अभी भी कहां पे? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है।
सर तो मतलब बेसिकली अगर हम बोलें तो क्लासिफाई कैसे किया जाए, प्रोडक्शन बाउंड्री के बेसिस पे किया जाए कि गुड्स को देख के डिफाइन किया जाए कि कौन खरीद रहा है ये डिफाइन किया जाए, मतलब डिफाइन कैसे किया जाए कि कौन सा फाइनल और कौन सा, वो डिपेंड करता है दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर ऑफ यूज। अगर आप बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं लेकिन आप कंज्यूमर हो तो वो हमेशा फाइनल गुड, आप बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हो लेकिन आप फर्म हो तो इंटरमीडिएट गुड्स, आपने कार खरीदी लेकिन अगर आप हाउस होल्ड हो तो फाइनल गुड, आपने अपने बिजनेस के लिए कार खरीद ली बेचने के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो वो जाएगा फाइनल गुड। तो ये डिपेंड करता है कौन खरीद रहा है और उसका नेचर ऑफ यूज क्या है। हाउस होल्ड जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, कंजम्पशन। कंजम्पशन गुड रिफर टू दोज गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। इनमें चार होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल मतलब कंज्यूमर या आपके घर में जिस लैपटॉप के थ्रू आप वीडियो देख रहे हैं अभी मेरा, वो लैपटॉप भी तो ड्यूरेबल गुड हो गया। सेमी ड्यूरेबल मतलब आप जो कपड़े यूज करते हैं, जो आप पहनते हैं, वो सेमी ड्यूरेबल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक ही यूज कर पाएंगे। नॉन ड्यूरेबल मतलब सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, आपने उसको यूज किया फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब होता है यूज किया जा सकता है, नॉन ड्यूरेबल मतलब एक बार के बाद उसको यूज नहीं किया जा सकता। और जो सर्विसेज है वो नॉन मटेरियल गुड्स है। नॉन मटेरियल मतलब ये फिजिकल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एक्टिविटीज। आगे चलते हैं, कैपिटल गुड, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। कोई भी गुड अगर प्रोड्यूसर खरीदता है तो वो प्रोड्यूसर गुड है, कोई भी गुड अगर प्रोड्यूसर खरीदता है तो वो प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन प्रोड्यूसर जो गुड खरीदता है वो जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल ही होगा। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर दो टाइप के गुड्स खरीदता है, जो वो यूज करने वाला है तो इंटरमीडिएट, बेचने के पर्पज से लिया है तो इंटरमीडिएट, लेकिन उसने ऐसे गुड्स खरीदे हैं जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में हेल्प करेंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल गुड। क्यों हेल्प कैपिटल बन रहा है, क्योंकि हेल्प करेगा मतलब बार बार यूज होंगे, और बार बार जो यूज होंगे मतलब ड्यूरेबल हो जाएंगे, और ड्यूरेबल हो जाएंगे मतलब ये लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो यहां देखते हैं दोस्तों क्या सीन है। कैपिटल गुड क्या होता है, देखो, those final good which help in production of other good। some points about capital good। पहले इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत है क्योंकि ये लंबे समय तक बार बार फ्यूचर में क्या होने वाले, यूज होने वाले। ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, मतलब आप इनको बार बार यूज करो। मशीन आप चलाओ ना, अगर आपको वुड को चेयर बनाना है, आपको किसी प्लास्टिक को मोल्ड करना है, तो वो मशीन आप जितना यूज करना है करो, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करने वाला। प्लास्टिक दूसरे शेप में चेंज हो जाएगा, वुड चेयर बन जाएगा, लेकिन मशीन अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज नहीं होते, ये रहते हैं, वही मशीन अपनी आइडेंटिटी वही रखेगी। इसलिए लिखा है, क्या लिखा है, डू नॉट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब भैया बार बार यूज करोगे, फर्स्ट पॉइंट के कारण बार बार यूज करोगे तो भैया रिप्लेसमेंट तो है, मतलब वो डेप्रिशिएट तो होंगे। अब फोर्थ, they have derived demand as their demand is derived from the demand for other goods which they help to produce। सेम चीज, मैं ये जो स्मार्ट बोर्ड है इसकी नीड क्यों है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की नीड है। हम एसी की नीड के लिए, जो एसी को बनाने के लिए जो मशीन है उसकी नीड कब होगी, जब एसी की नीड होगी। और लास्ट है, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड फॉर हाउस होल्ड। सो इफ एंड यूजर ऑफ ड्यूरेबल गुड इज अ प्रोड्यूसर तो ये कैपिटल गुड हो गया। लेकिन अगर ये हाउस होल्ड खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड। मतलब कोई भी ड्यूरेबल अगर फर्म खरीद रही है तो कैपिटल गुड। अगर ड्यूरेबल गुड हाउस होल्ड खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड। इसीलिए मैंने बोला कि प्रोड्यूसर जो भी खरीदता है वो प्रोड्यूसर गुड तो होता है, लेकिन अगर यूज के लिए खरीद रहे हैं तो इंटरमीडिएट, और अगर हेल्प करने के लिए खरीद रहे हैं तो कैपिटल। इसका मतलब प्रोड्यूसर द्वारा खरीदा गया हर गुड कैपिटल गुड नहीं होता, क्योंकि कुछ गुड्स तो इंटरमीडिएट होंगे और कुछ गुड क्या होंगे, कैपिटल गुड होंगे। तो देखो क्या लिखा है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट, क्या लिखा है, आर नॉट कैपिटल गुड। क्यों, क्योंकि कुछ जो गुड्स होते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल में कोल, वुड, दे आर नॉट कैपिटल। क्यों, क्योंकि उनको बार बार रिपीटेडली यूज नहीं किया जा सकता, नाम ही उनका क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। कैपिटल गुड वेयर ऐसे फिक्स एसेट है जो बार बार रिपीटेडली यूज किया जा सकता है, किसमें दोस्तों, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में कैसे डिफरेंशिएट करें, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द यूज।
अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द यूज। अगर कोई फर्म खरीद रही है ड्यूरेबल गुड को, अगर कोई फर्म खरीद रही है ड्यूरेबल गुड को तो कैपिटल गुड, अगर फर्म खरीद रही है सिंगल एक्ट ऑफ या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड तो वो इंटरमीडिएट गुड। बट ऑल्दो क्योंकि प्रोड्यूसर गुड है, क्योंकि प्रोड्यूसर खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमेशा प्रोड्यूसर जो गुड खरीदेगा वो प्रोड्यूसर गुड ही होगा। और हम जो खरीदेंगे वो पहले तो कंजम्पशन ही गुड है। अब उसमें आप ड्यूरेबल देख लो, सेमी ड्यूरेबल देख लो, नॉन ड्यूरेबल देख लो, सर्विसेज देख लो, है तो कंज्यूमर गुड। सबसे मस्त कंसेप्ट चालू होता है दोस्तों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ध्यान से समझो, हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो एक्चुअली में आज कितने की वैल्यू का है, 90,000 रुपए का। तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ खर्चे की बात करता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट आज की एक्चुअल वैल्यू की बात करता है। किसकी बात करता है, एक्चुअल वैल्यू की। देखो क्या लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह। अब देखो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और नेट इन्वेस्टमेंट है, और फिर अपन पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करता है, ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपने एडिशन किया, आपने अभी तक डेप्रिसिएशन का उसमें से डिडक्शन नहीं किया है। आप फिक्स एसेट की बात कर लो, अनसोल्ड स्टॉक की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्चुअल एडिशन, मतलब आज की वैल्यू। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, आज की वैल्यू। और आज की वैल्यू कब आएगी, जब आप उसमें से क्या माइनस कर दोगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ही आप आज की वैल्यू क्या कर पाओगे, असर्टेन कर पाओगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किन चीजों की वजह से, नॉर्मल वेयर एंड टियर, लाने ले जाने, यूज करने में टूट फूट जाना, स्क्रैच आ जाना, पैसेज ऑफ टाइम। मशीन अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो लेकिन रखे रखे 2-3 साल हो गए तो उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब हमें पता है कि आईफोन 15 के बाद 16 आएगा, आईफोन 16 के बाद 17 आएगा, तो भैया आईफोन 16 की वैल्यू गिरेगी। क्यों, एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड, एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऐसा थोड़ी सडनली आईफोन 17 आ गया, शिट यार ये तो सोचे ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। हमको पता है आज जो टेक्नोलॉजी है 2 साल बाद वैसी सेम टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अपग्रेड हो जाएगा, तो जो अभी की टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू बाद में गिर जाएगी। सर ये कैसे हम लोग डिफाइन करें कि कौन सा एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस है और कौन सा अनएक्सपेक्टेड है। पहली बात ये डिस्कस करते हैं दोनों यूज का होने वाले। देखो डेप्रिसिएशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, और कैपिटल लॉस की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। कैसे, मुझे पता है कि आज जो मैंने इनोवा खरीदी है वो 2 साल बाद उसकी इनोवा की वैल्यू आज की वैल्यू जितनी नहीं होगी, लेकिन अगर इनोवा की खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो मुझे क्या पता, खुदा ना खास्ता मतलब तो भगवान को पता है। अब जब भगवान को पता है तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। जो चीज अनएक्सपेक्टेड के कारण लॉस हुई है वो कैपिटल लॉस, जो एक्सपेक्टेड के कारण फिक्स्ड एसेट में लॉस हुआ है वो डेप्रिसिएशन। तो देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, whereas अनएक्सपेक्टेड में occurs due to natural calamities like earthquake, flood। अब ध्यान से समझो, डेप्रिसिएशन में ध्यान से सुनना, इसका प्रोविजन बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। आप कैपिटल लॉस का आप क्या नहीं बना पाओगे दोस्तों, रिजर्व फंड नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये क्या नहीं है दोस्तों, एक्सपेक्टेड नहीं है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट खत्म, एसेट की वैल्यू गिर गई। एसेट यूज की जा सकती है, एसेट यूज में नहीं है। तो ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन के कारण प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा नहीं, क्योंकि मशीन तो है, लेकिन कैपिटल लॉस में प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे चलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कब काम आता है, जब आप फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करते हो, मार्केट प्राइस में, या मार्केट प्राइस को किस में, फैक्टर कॉस्ट में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या चार्ज करती है, टैक्स चार्ज करती है। वेरे सब्सिडीज क्या होता है, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कौन, गवर्नमेंट, किनको, प्रोड्यूसर को।
ताकि वो अपना सोशल वेलफेयर वाला ऑब्जेक्टिव, मतलब कौन, गवर्नमेंट अपना सोशल वेलफेयर वाला ऑब्जेक्टिव क्या कर पाए, पूरा कर पाए। इंडिया में एलपीजी वगैरह पे है, सब्सिडाइज रेट पे सिलेंडर वगैरह मिलता है। अब एक चीज ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडीज हैं ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए आता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी 0-0 हो गई तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम हो सकते हैं, सेम वैल्यू के। ध्यान से समझना। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा लगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पीछे, क्योंकि आपको पता है पहले चैप्टर में पढ़ा, प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन हेल्प करते हैं मुझे, कौन हेल्प करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको मैंने जो पे किया वो पूरा खर्चा जो हमने पे किया किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो जो अमाउंट में हमने पे किया उसको क्या बोलते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। वेयर इज मार्केट प्राइस क्या होता है, जो मार्केट में जिस रेट पर एक्चुअली मार्केट में क्या किया गया, बेचा गया। तो अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो आपको आईडीटी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बोला, और क्योंकि आपको असिस्टेंस मिल रहा है तो सब्सिडी हटा दो। लेकिन अगर आपके पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो दो जो चीजें ऐड हुई थी उनको हटाना पड़ेगा, माइनस आईडीटी और प्लस क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सिडी। सेम गोस विथ एनआईटी। एफसी में आप एनआईटी को ऐड कर दो क्योंकि ये आईडीटी का ही नेट कंपोनेंट है, और एफसी में माइनस कर दो, सॉरी एमपी में माइनस कर दो एनआईटी। कहां पहुंचने के लिए, यहां पर एमपी पहुंचने के लिए और यहां पर एफसी पहुंचने के लिए। अगला कंसेप्ट है दोस्तों डोमेस्टिक टेरिटरी का। ये किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक टेरिटरी के लिए। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट, ये दोनों कंसेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको अगला कंसेप्ट पढ़ना होता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को समझने के लिए हमको डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट का ज्ञान होना जरूरी है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर। देखो इंडिया में जो इंडिया का मैप है, इंडिया का जो मैप है उसको क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर, जो दूसरी दुनिया को सबसे पहले दिखता है। हाँ भैया ये बॉर्डर है, ठीक है, लेकिन वो बॉर्डर ही सिर्फ इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया। देखो उसके अलावा भी क्या इंक्लूड किया गया, हमारे इंडिया की शिप्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेट एंड ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अगर हमारे कंट्री की शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हमने ओन किया है हम ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा कंट्री में उड़ रहे हैं, तो अभी तो हमारे इंडिया के ऊपर नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली क्या किया है, इंक्लूड किया। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट ओन एंड ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा है फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, मैप के अंदर नहीं है, पानी में है, इंडिया के बाजू में जो सी लेवल, मरीन लेवल है वहां पे, लेकिन वहां पे हमारा एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन है। क्या है हमारा एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेट्स, कंसुलेट्स, एम्बसीज, आर्म्ड फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव ये दूसरी कंट्री जाते हैं, वहां अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं, तो वो है तो हमारे लिए, है तो हमारे जैसे लोगों के लिए, तो इसका मतलब है तो वो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर में नहीं आ रहा, इंडिया के मैप के अंदर नहीं है, बट हमने ऑल्सो क्या लिखा है, इंक्लूड्स। अब्रॉड में होने के बाद भी उसको क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में वो नहीं आएगा जो दूसरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव का एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस कहां पे है, इंडिया में है। देखो क्या लिखा है, एम्बेसीज, कंसल्टेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस आपकी अगर कंट्री में है तो आप उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बना सकते। आगे नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है, एक तो इंसान भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट एक व्यक्ति भी हो सकता है, नॉर्मल रेसिडेंट एक एंटरप्राइज भी हो सकता है। कब नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा, उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली बात तो वो रिसाइड कर रहा है नॉर्मली डोमेस्टिक टेरिटरी में, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं लाई करना चाहिए। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, वो वहीं से कमा रहा है, वहां खर्च भी कर रहा है और वहीं एसेट को एक्यूमुलेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब बेसिकली आपको क्या याद रखना है, 2 चीजें, वो नॉर्मली रिसाइड कर रहा है उस डोमेस्टिक टेरिटरी में, उस पर्टिकुलर कंट्री में, और वहीं वो 3 एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, स्पेंड कर रहा है और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है। तो सर क्या अगर कोई इंसान घूमने होने के लिए इंडिया में आया है तो उसको नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे? सर अच्छा है ना, जो इंडिया में आए ना उसकी इनकम को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उस पर टैक्स ले लेते हैं।
वाह, मतलब जो घूमने है उस पर भी टैक्स लगा दो क्या? ऐसा नहीं कर सकते ना। तो क्या करना है अपने को, कुछ स्पेसिफिक लोगों को हमने क्या किया है, इस कैटेगरी में नहीं रखा है। सबसे पहला, फॉरेन टूरिस्ट विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, इनको नहीं लिया जाएगा। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे एम्बेसीज के हो, कंसुलेट्स के हो, आर्म फोर्सेस के हो, कुछ भी हो, वो अगर हमारे कंट्री में आए हैं उनको हम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे हमारे कंट्री का। लेकिन फोर्थ पॉइंट ध्यान से समझो, फोर्थ पॉइंट बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रेसिडेंट्स जो काम करने वाले, विच दे बिलोंग नॉट द इंटरनेशनल एरिया, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो जहां के हैं वहीं के नॉन रेजिडेंट मानेंगे। कहीं भी काम करें 1 साल तक, कहीं भी काम करें 1 साल तक, अगर 1 साल से ज्यादा काम कर ले तो वहां के माने जाएंगे जहां काम कर रहे हैं। सर कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ठीक है ना, निकल रहे तुम? हाँ, तो देखो सिंपल सी बात क्या है, एकदम सिंपल। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो इंडिया में है और अमेरिकन है लेकिन वो इंडिया में अगर है तो फिर वो क्या बन जाएगा पता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ अमेरिकन। लेकिन 1 साल से ज्यादा काम कर लिया तो वो कहां का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, इंडिया का। ये सिर्फ टेंशन किसके साथ है दोस्तों, एम्प्लॉयज के साथ है। अब फिफ्थ क्या लिखा है, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर, सीजनल वर्कर, प्रोवाइडेड देयर स्टे लेस देन, सेम, अगर आप 1 साल से ज्यादा काम करोगे तो जहां काम करोगे वहां के बन जाओगे। बॉर्डर वर्कर, जहां वो रहते हैं वहां के नॉन रेजिडेंट है, जहां वो काम करते हैं वहां के नॉन रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, सिटीजनशिप और क्या लिखा है, रेसिडेंटशिप। एक चीज ध्यान से समझो, जैसे अगर शाहरुख सर की बात करें, ये जो इंसान है इसके पास 2 से 3 से ज्यादा कंट्रीज का सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप कैसे होता है, आपको लॉफुली अलाउ होता है, या तो आप बर्थ ले लो या आपकी कंट्री उस जहां का सिटीजन बनना है वहां की कंट्री आपको अलाउ कर दे। रेसिडेंटशिप मतलब आपको रिसाइड करना है, रेसिडेंट आपको रहना पड़ेगा। तो रेसिडेंट आप एक जगह पे 1 साल में एक ही जगह के हो सकते हो, सिटीजनशिप आपको 1 से ज्यादा कंट्री की मिल सकती है। तो सिटीजनशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको यहां पैदा होना पड़ेगा या फिर आपको इंडियन लॉ क्या कर दे, अलाउ कर दे। वेयरएज रेसिडेंट के लिए आपको बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, वो देखना पड़ेगा। An individual non-resident of a country, if ordinarily आप रिसाइड करते हो मोर देन क्या लिखा है, 1 ईयर, और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी वहीं लाई करना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफरेंशिएट करने का जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की तरफ है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे विराट कोहली बाहर गए खेलने के लिए, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जैसे डेविड वॉर्नर इंडिया में आए। तो ये विराट कोहली जो बाहर से अर्न कर रहे हैं, अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें से माइनस करेंगे हम डेविड वॉर्नर जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं। तो ये तो पैसा लेके जाएंगे ना इंडिया से, तो इसलिए टू अब्रॉड और ये फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। भैया जरूरी नहीं है कि फ्रॉम अब्रॉड ही हमेशा ज्यादा हो, तो कभी कभी अगर विराट कोहली को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है टू अब्रॉड से, तो जो नेट आएगा वो फ्रॉम अब्रॉड आएगा, फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन कभी कभी अगर विराट कोहली की जगह डेविड वॉर्नर को ज्यादा पैसा निकल गया तो 2 है, तो नेट में क्या बचेगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो कभी एन फीफा भी हो सकता है, कभी एन फीटा भी हो सकता है। अब एक चीज ध्यान से समझो, सर ये NFIFA और ये सब ये एन फीफा पढ़ने की जरूरत क्या है, ध्यान से समझना। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो आपको फीफा ऐड करना पड़ेगा और फीटा माइनस करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो डिफरेंस है उसको क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से क्या बनाना है, नेशनल इनकम, तो आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों कर रहे हैं सर, नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट
वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न की है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ना, वो कौन सी इनकम होती है? जो नॉर्मल रेसिडेंट ने बाहर से अर्न की है। तो अगर आपको नेशनल इनकम चाहिए तो डोमेस्टिक इनकम में तो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी वाले हैं, और डोमेस्टिक टेरिटरी में तो वो भी कमाया हो सकता है जो लेके चले जाए। तो जो लेके जा रहा है ना भाई, तू निकल लेके, तू निकल, तू ले जा, लेकिन जो बाहर वाले हमारे आदमी हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। कब? जब आपको क्या बनाना हो? नेशनल इनकम। तो सर ये डिफरेंस जो है, आपने बोला सर डिफरेंस कभी फ्रॉम और टू, मतलब डिफरेंस कितने आ सकते हैं? तो डिफरेंस तो 3 ही हुए दोस्तों। देखो डिफरेंस कभी कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो कभी NFI ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो जब फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा हो जाए, कभी ये नेगेटिव हो सकता है जब ये लेस हो जाए, या फिर जीरो भी हो सकता है जब दोनों क्या हो जाए? एक दूसरे के इक्वल आ जाए। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, कंपोनेंट्स की अगर बात करें ना, तो बाहर से हमको क्या क्या मिल सकता है? जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको हम लोग पे कर रहे हैं। जैसे कोई नॉन रेसिडेंट है इंडिया में, हम लोग उसको पे कर रहे हैं, तो वो कौन है? मान के चलो लेबर, दैट इज वो एफर्ट्स लगा रहा है। वैसे ही हमारे भी लोग बाहर गए होंगे, उन्होंने एफर्ट्स लगाए होंगे, तो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो पहला आपको बाहर से देखो, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब मिलेगा क्या? तो आपको या तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज अगर आप इंप्लॉय हो तो आपको फ्रॉम अब्रॉड से क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम मिलेगी। इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव बाय रेसिडेंट वर्कर एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं विराट कोहली को जो मिल रहा है और डेविड वार्नर को जो दे रहे हैं उनके एफर्ट्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उनको BCCI दे रही है तो हो जाएगा उनका नेट कंपनसेशन। लेकिन कभी कभी हो सकता है विराट कोहली ने कोई एसेट परचेस की हो इंग्लैंड में, वहां से उसको इनकम मिल रही है, और उसकी एसेट का यहां पर कोई ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली ने यहां यूएस के किसी इंसान से इंडिया में रेंट पे लिया हो। तो भैया कुछ पैसे बाहर से आ रहे हैं और कुछ पैसे आप सिमिलर पेमेंट किसको कर रहे हो? नॉन रेसिडेंट को। लेकिन ये कौन सा पेमेंट है? प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और लास्ट है नेट रिटेन्ड अर्निंग। कभी कभी क्या होता है, आप जो पैसा अर्न करते हो उसको रिटेन करते हो पर्टिकुलर कंट्री में, सेव करते हो, चाहे वो फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए हो सकता है या बिजनेस में कंटीजेंसी के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो क्या लिखा है, इट रिटेन अर्निंग, डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट लोकेटेड अब्रॉड बाहर एंड रिटेन अर्निंग ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिया में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा दोस्तों? नेट रिटेन अर्निंग। चैप्टर 3 में ज्यादा अपने को याद नहीं रखना है। देखो चैप्टर 3 में ज्यादातर आपको GDP-MP या जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं इनकी मीनिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इस टॉपिक में मैंने GDP-MP और NNP-FC में डिफरेंस क्रिएट किया। देखो GDP-MP इज ऑल अबाउट टेरिटोरियल कंसेप्ट, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक आ रहा है। नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट, ये नेशनल कंसेप्ट है। यहां पर जो प्रोड्यूसर होंगे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करेंगे, जबकि नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट की बात हो रही है। यहां पर क्योंकि ये MP में है इसीलिए मार्केट प्राइस की बात हो रही है, दैट इज इसमें फैक्टर कॉस्ट भी होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूडेड होगा। वेयर एज अगर FC की बात करें तो इसमें फैक्टर कॉस्ट है, इसमें अच्छा नहीं, ये इंक्लूडेड होगा दोस्तों, यहां इंक्लूड्स और यहां होगा एक्सक्लूड्स NIT। क्लियर है? मैं आपको इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला चैप्टर है। अगर GDP-MP बनाना है NNP-FC को तो प्लस डेप्रीसिएशन, FC को MP बनाना है तो प्लस NIT, और N को D बनाना है तो माइनस कर दो दोस्तों फीफा और प्लस कर दो फीटा। अगर आपको NNP-FC बनाना है GNP-MP को तो माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, MP को FC बनाना है तो माइनस कर दो NIT, और N को N रहने देना है तो और कुछ लगेगा नहीं। GDP-MP NNP-MP बनाना है GDP-FC को तो माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, FC को MP बनाना है तो प्लस कर दो IT, माइनस कर दो सब्सिडी, या सीधे NIT भी प्लस कर सकते थे, और D को N बनाना है तो प्लस फीफा और माइनस क्या करेंगे दोस्तों? फीटा। और लास्ट है NNP-FC GNP-FC को बनाना है NNP-FC तो प्लस डेप्रीसिएशन FC में नो चेंज, NN नो चेंज, तो कोई चेंज की जरूरत और नहीं है। यहां पे खत्म होता है दोस्तों चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के सबसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। चलिए आपको वीडियो मिलने वाला है आज 12 बजे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज नेशनल इनकम 4th चैप्टर अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मिलते हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ में चीजें आ रही हैं।